राष्ट्रीय आंदोलन भूमिका। प्राचीन काल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार भारत का एकीकरण किया, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला केंद्रीय शासक कहा जाता है। इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने पुनः भारत का एकीकरण किया, परंतु गुप्त काल के बाद 13वीं शताब्दी तक भारत में हम राजनीतिक विखंडन देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस काल में भारत का कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। दिल्ली सल्तनत के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग संपूर्ण भारत का साम्राज्य विस्तार किया था। मुगल काल के दौरान अकबर ने अपना साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ भागों में विस्तारित किया था। हम कह सकते हैं कि अकबर ने भारत के एकीकरण का प्रयास किया था। औरंगजेब ने संपूर्ण भारत को जीता। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में एकीकरण का श्रेय औरंगजेब को दिया जाता है। प्लासी के युद्ध 1757 के बाद ब्रिटिश भारत में राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरे। 1757 से 1857 के मध्य ब्रिटिशों ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली। इस काल के दौरान ब्रिटिशों ने भारत के सभी भागों और वर्गों को प्रभावित किया। 1857 की क्रांति के बाद हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण राइज ऑफ नेशनलिज्म। वास्तव में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। 1850 के बाद भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड कहते हैं कि भारतीयों का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा हमारी देन है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने राष्ट्रवाद के उदय में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था, जिसके पश्चात भारतीय अपने आर्थिक शोषण के लिए जागरूक हो गए। दूसरा, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। 1857 के अंत में ब्रिटिशों ने भारत में प्रशासनिक सुधार लागू किए। इन्होंने भारत में नई सैन्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था का सृजन किया। प्रशासनिक एकीकरण के कारण ही राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। एनसीईआरटी डीप फैक्ट्स। मैकाले का मिनट 1835। थॉमस बॉविंगटन मैकाले ने भारत को एक असभ्य देश माना। उसका कथन था, पूर्वी साहित्य की एक लाइब्रेरी का केवल एक शेल्फ पूरे भारत और अरब के समग्र साहित्य के बराबर है। इसी के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पास हुआ। वुड्स डिस्पैच 1854। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार और कृषि को बढ़ावा देना ताकि ऐसे वफादार शिक्षित भारतीयों को तैयार किया जा सके जो ब्रिटिश सामानों के खरीदार बन सके। ब्रिटिश शिक्षा का प्रभाव। भारतीय उच्च वर्गों ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की। इस व्यवस्था में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त की, जिसने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक प्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन करके ब्रिटिश के शोषणात्मक चेहरे को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। भारतीय अतीत की पुनर्खोज। इतिहास और पुरातत्व के माध्यम से भारत के गौरवशाली अतीत को पुनः सामने लाया गया, जिसने भारतीयों में आत्मसम्मान जगाया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद आदि द्वारा चलाए गए सुधार आंदोलनों ने कुरीतियों को दूर कर राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। संसार में समकालीन आंदोलन।
विश्व में हो रही स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक क्रांतियों ने भारतीयों को प्रेरित किया। भारत में नगरीय मध्यम वर्ग का उदय। एक नया शिक्षित और पेशेवर मध्यम वर्ग डॉक्टर, वकील, शिक्षक उभरा, जिसके आंदोलन को नेतृत्व किया। तात्कालिक कारण: वायसरॉय लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियां 1876 से 1880 तक। पहला, ICS आयु सीमा। सिविल सेवा में अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष तक कर दी गई ताकि भारतीय इसमें शामिल न हो सके। दूसरा, भव्य दिल्ली दरबार 1877। इन्होंने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जबकि इस समय भारत भीषण अकाल से गुजर रहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। लिटन ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया। इसे गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते हैं। NCERT का एक फैक्ट है, इस कानून से रातों रात बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जो बंगाली भाषा में छपती थी, रातों रात खुद को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में बदल दिया था। चौथा, भारतीय शस्त्र अधिनियम, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। इसके तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने की पूरी तरह रोक लगा दी गई। NCERT का दूसरा फैक्ट है ये। इस कानून में नस्लीय भेदभाव था। यूरोपियन नागरिक को बिना लाइसेंस हथियार रखने पर छूट थी, पाबंदी सिर्फ भारतीयों के लिए थी।